जिस संगठन के पास कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है आज की तारीख में, उस संगठन को कार्यकर्ता ढूंढना पड़ रहे थे जब भारतीय जनता पार्टी की शक्ल में जनसंघ आया था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंदौर में अभी किस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं कि आपकी कमलनाथ जी से मुलाकात के बारे में भी चर्चा चल रही है। का ऑफर कमलनाथ जी के एक व्यक्ति के द्वारा मुझे मिला था और उसने कहा था कि अगर आप कांग्रेस में आते हैं तो कर लेते, जहाँ से गए थे वहीं आ जाते हैं। ठाका भीरू ठा है, वो जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों दलों में लोग इधर से उधर, उधर से इधर जी जनता देखती है जी। और मोदी जी के बाद का अभी तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा कि उनके बाद क्या होगा। अभी तो वही आबाद हैं और साहब वही यही है कि मेरी पार्टी चला रही है और मैं ये कह रहा हूँ कि क्या स्थिति है। ये बहुत सारे लोगों को इस बात है बुरा भी लग सकता है, भला भी लग सकता है, लेकिन आती हैं कि नक्काशियां सभी महलों की देखते हैं, पर मैं चाहता हूँ नींव का पत्थर भी देखा जाए। मालवाक में और इन तो बीजेपी का गढ़ बोला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुजी जैसे लोगों के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की वजह से आज यहाँ पर बीजेपी का और पार्टी का परचम यहाँ पे लहरा रहा है। गुरुजी, इसलिए यही कहा जाता है, सृष्टि के आरंभ से अब तक बहुत कुछ आंख रोई जी। जिंदगी इंसान की एक पल कभी सुख से न सोई, बंध रहे हैं बांध नदियों पर समुंदर हंस रहा है, आज तक भी बंध न पाया आंसुओं का बांध। नमस्कार, जय हिंद। मैं एडवोकेट तेज प्रताप चौबे आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हूं और आज हमारे इंटरव्यू श्रृंखला में एक ऐसी हस्ती जिन्हें परिचय देने का कोई मोहताज नहीं है, जिन्हें परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। भाजपा से पूर्व विधायक, जनसंघ के समय से पार्टी के लिए कार्य करने वाले, भारत देश के जाने माने कवि, मंच संचालक और साथ साथ ना जाने असंख्य कितने पुरस्कारों के साथ हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय दादा गुरुजी श्री सत्यनारायण सत्तन जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं संवाद विद तेज चौबे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार फिल्म इंडस्ट्री को गर्व है कि उनके पास अमिताभ बच्चन है, जिस प्रकार क्रिकेट को अभिमान है कि उनके पास सचिन तेंदुलकर है, जिस प्रकार सिंगर्स को गर्व है कि उनके पास लता मंगेशकर है, वैसे ही साहित्यकारों को गर्व है कि हमारे पास आदरणीय गुरुजी हैं। गुरुजी, आपका संवाद विद तेज चौबे में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चरण बंदन के साथ इस कार्यक्रम को मैं प्रारंभ करना चाहता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। जय हो आपकी, जय हो। गुरुजी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव का माहौल चल रहा है और आप जनसंघ के समय से पार्टी के लिए कार्यरत रहे हैं। जैसा कि गुरुजी हम सभी जानते हैं, आप जनसंघ के समय से पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर पार्टी को स्थापित करने में आपके एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन वर्तमान परिवेश में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वरिष्ठों की पार्टी में क्या भूमिका रही है और क्या बची है कहना चाहिए, आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? 12 वर्ष में युग बदलता है ऐसा लोग कहते हैं जी। राजनीति के तेवर भी बदलते हैं और राजनीति के तेवर तो क्षण प्रतिक्षण बदलते हैं। जिस संगठन के पास कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है आज की तारीख में, उस संगठन को कार्यकर्ता ढूंढना पड़ रहे थे जब भारतीय जनता पार्टी की शक्ल में जनसंघ आया था। और जब जनसंघ भारतीय जनता पार्टी की शक्ल में जनता के सामने आया था, तब हमें कार्यकर्ताओं की नितांत आवश्यकता थी, लेकिन हमारे को कोई भी घास डालने को तैयार नहीं था। वो हमसे अछूतों सरी का व्यवहार करते थे। और जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, उस 80 में निर्माण होने के पश्चात जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इधर पार्टी बनी, उधर चुनाव आ गए, और चुनाव आ गए तो उसमें प्रत्याशी बन करके खड़े होना पड़ा। तो आइडेंटिफिकेशन पार्टी का तो कुछ था ही नहीं। यही था कि ये पुराने जनसंघी है जो जनता पार्टी में चले गए थे और लौट करके आ गए हैं वापिस अपनी भारतीय जनता पार्टी की शक्ल दिया है जनसंघ से हटने के पश्चात। तो इन लोगों का, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का कोई समर्थन हम लोगों को प्राप्त नहीं था। ऐसी स्थिति में 1980 का चुनाव क्षेत्र क्रमांक 1 से लड़ने का अवसर मुझे पार्टी ने दिया और ये कहा कि इस मुश्किल में तो मैदान पकड़ना ही पड़ेगा। तब
पार्टी के उस आदेश को मान करके 1980 में मैदान पकड़ा, चुनाव लड़ा। जी। वर्तमान में गुरुजी जैसा कि कहा जाता है कि वरिष्ठों के लिए एक प्रकार का लोग बोलते हैं कि वरिष्ठों को पार्टी में नहीं पूछा जा रहा, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति में ये सब होता रहता है और वरिष्ठों को नहीं पूछा जा रहा है, तो जो कनिष्ठ हैं वो कनिष्ठ जब उच्च हो जाते हैं, उच्च स्थान पर जाते हैं, तो उन्हें अपनी प्रतिभा के प्रकाशन का भी भावना रहती है। और फिर दूसरी बात, श्रेय और प्रेय की राजनीति करने वाले जो लोग हैं वो सारी पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी का ही सवाल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के लोग हैं, कांग्रेस में भी इस प्रकार के लोग हैं और अन्य पार्टियों में भी इस प्रकार के लोग हैं जो श्रेय और प्रेय की राजनीति करते हैं। राजनीति में श्रेय और प्रेय का महत्व भी है, श्रेय मुझे मिले और मेरे प्रिय का सम्मान हो जाए, इसमें राजनीति नुकसान पा जाती है। योग्य आदमी जो है वो अलग हट जाता है और अयोग्य आदमी जो है वो प्रेयता के आधार पर आकर के विराजित हो जाता है। तो रहा प्रश्न बुजुर्गों के सम्मान का, तो इस पार्टी के पास जो भी कुछ हुआ है वो उन बुजुर्गों के परिश्रम का परिणाम है, जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा करने में अपना तन मन और धन के साथ साथ वचन से भी सेवा की है इसकी। तो इन स्थितियों में कोई सी भी पार्टी हो उसमें यही सवाल पैदा हो रहा है कि वरिष्ठों की अवहेलना हो रही है। वरिष्ठों की अवहेलना हो रही है तो पार्टी के जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके आदर्शों के अनुरूप नहीं ठहर पा रहे। जी गुरुजी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं इंदौर में अभी किस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं कि आपकी कमलनाथ जी से मुलाकात के बारे में भी चर्चा चल रही है और क्षेत्र क्रमांक 3 से भी इस प्रकार की खबरों में है कि क्षेत्र क्रमांक 3 से आपके लिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र क्रमांक 3 का कोई ऑफर मुझे नहीं मिला जी। क्षेत्र क्रमांक 4 का ऑफर कमलनाथ जी के एक व्यक्ति के द्वारा मुझे मिला था और उसने कहा था कि अगर आप कांग्रेस में आते हैं तो हम आपको क्षेत्र क्रमांक 4 से, इंदौर नंबर 4 से आपको प्रत्याशी बना करके खड़ा करना चाहते हैं। और हमने सर्वे भी करवा लिया है कि उसका परिणाम क्या होगा यदि हमने आपको कांग्रेस का प्रत्याशी बना करके वहाँ पर प्रस्तुत किया, तो इस स्थितियों में आप वहाँ विजयी हो जाएंगे, ऐसा हमने सर्वे करवाया। ठीक है, आपका काम आपने कर लिया, मेरा काम मुझे करना है। मैं अपनी पार्टी में जिससे मैं अपने बाल्यकाल से ही जुड़ा हुआ हूँ, उस पार्टी को छोड़ करके अन्य पार्टी में जाऊँ और केवल पद के लिए जाऊँ, ये मेरे लिए शोभन नहीं है, ना मेरे कैरियर के लिए शोभन है, ना मेरे विचारधारा के अनुरूप ये सब कुछ ठहरता है कि ये दल बदल को मैं उचित मानता नहीं। और दल बदलू लोगों के प्रति मेरा ये भाव है कि वो स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपना दल बदल करते हैं। ऐसी स्थिति में आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके बीच में उपस्थित होकर के आपके मनोभावनाओं की सिद्धि नहीं कर पाऊंगा। जी गुरुजी, यह तो हम पहले ही देख चुके हैं कि जब दल बदल की राजनीति हुई तो सर्वप्रथम आपके ही बयान इस पर आए थे। इसके पहले जो दल बदल की राजनीति इसके ऊपर हुई थी और निष्पक्ष रूप से जो आप बयान देते हैं उस सब हम सभी जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं। गुरुजी, कभी किसी पार्टी का नहीं होता और आप कभी भी हैं और राजनेता भी हैं, तो फिर वो निष्पक्षता किस प्रकार बरकरार रखते हैं, उसको कैसे मेंटेन रखते हैं? कभी समष्टि का होता है जी, व्यष्टि का नहीं होता जी। एक प्रकार की भावनाओं को समर्थन दे वो उचित नहीं लगता। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ साथ जनता जनार्दन के बीच एक कवि की हैसियत से भी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता हूँ। तो जब कवि अपनी बात कहता है तो निष्पक्ष भाव से कहता है, फिर उसके सामने जो है अगर कुछ है तो सत्य है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् की भावना से बात करते हैं। हम समाज में खड़े होते हैं तो किसी भी बात को कड़वी हो तो उसे मीठा बन करके उसे सरल सहज करके उसे प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं और ये प्रयत्न करते हैं कि उसमें अश्लीलता या किसी प्रकार की गंदगी पूर्ण शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाए।
तो एक कवि अपने शब्दों के माध्यम से रचना धर्मिता का निर्वाह करता है और जनता जनार्दन के सामने प्रस्तुत होता है। कवि के बारे में ये भी कहा जाता है क्या कि वो समाज को गढ़ने में और समाज को पढ़ने में दोनों स्थितियों में अपना योगदान देता है। मैंने समाज को पढ़ा भी है, गढ़ने का जहाँ तक सवाल है मैं अपनी विचारधारा के माध्यम से अपने संदेश समाज तक पहुँचाता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो इनके लिए मैं रुचि कर ढूंढता हूँ, बहुत सारे लोग जो विरोध का भाव रखते हैं वो हल्के में ले लेते हैं, उसकी कोई परवाह भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है वो आपसे कैसे सहमत हो पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रजातंत्र जिस गति से चल रहा है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उद्भव और विकास की बात को जब देखते हैं और हम अपने काव्य की दृष्टि से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रभुता पाहि काहि मद नाही, जिसे प्रभुता मिल जाती है वो मदान्ध हो जाता है। ये फार्मूला भारतीय जनता पार्टी पे भी लागू होता है। उसे जब उनको प्रभुता प्राप्त हुई है तो उस प्रभुता को प्राप्त करके वो मत से भर गए और वही आपाधापी जो राजनीति में चलती आ रही थी वो यहाँ पर भी चल रही। जी गुरुजी, और जैसा कि हम देखते हैं वर्तमान में बहुत से लोग हैं जो इस पार्टी से उस पार्टी में पहले भी गए और अभी भी जा रहे हैं, और इसके ऊपर आपका बयान है कि ये राजनीति का दोषीकरण है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? कह ही चुका हूँ कि ये राजनीति को दूषित करने की प्रक्रिया है। लोग अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के दल बदल की प्रक्रिया करते हैं और अगर वहाँ पर दल बदलने के बाद भी यदि उनकी भावनाओं का संतुष्टिकरण नहीं हो, वो जो सोच करके गए थे वो समाधान उन्हें प्राप्त नहीं हो, तो उसके बाद भी वो फिर दल बदल कर लेते हैं, जहाँ से गए थे वहीं आ जाते हैं। ठाका भिरू ठा वो ठां के विरुद्ध ठां में जो राजनीति में जो दोष पैदा होते हैं, जो दूषित तत्व निवास करते हैं, वैसे लोगों को बढ़ावा मिलता है कि चलो ठीक है यहाँ सिद्धि मिली तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे तो अपने को प्रसिद्धि मिली जो है। जी, आया गया राम जैसी जो बात है। गुरुजी, एक और चीज बोली जाती है कि आपकी स्पष्टवादिता की वजह से आप जो बयान देते हैं, पूर्व के जो बयान रहे हैं, यदि गुरुजी इस स्पष्टवादिता की तरह बयान ना देते तो आज गुरुजी का जो औहदा है वो पार्टी में कहीं और होता। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी स्पष्टवादिता ही आपकी राजनीतिक कैरियर में अवरोध बनती है क्या? स्पष्टवादिता कल्याणकारी होती है, कुछ लोगों के लिए वो भले कटु लगती हो, उनको लगता हो कि ये हमारे लिए उचित नहीं है, तो हो सकता है कि उनके पदों पर रहते हुए किसी सच्ची बात को नकार देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और ऐसी प्रारंभिक स्थितियों में जो भी कार्य प्रणाली स्वीकार की जाती है उसमें निस्संदेह वही जो मैंने पहले कहा था वही नीति काम करती है, जिसे श्रेय और प्रेय की नीति करते हैं। और सच्चाई होती है, उसे नकारा नहीं जा सकता। राजनीति इलेक्ट्रोप्लेट करती है, निकल चढ़ाती है, चमकदार बनकर के दिखाना चाहती है, लेकिन चमकदार बनकर के दिखने वाली हर चीज चांदी नहीं होती है। अगर उसमें चमक है तो वो चांदी की चमक होगी ये कोई जरूरी नहीं है। उस पर निकल भी किया जा सकता है, वो इलेक्ट्रोप्लेट भी किया जा सकता है। तो जो इलेक्ट्रोप्लेट होकर के इस मैदान से उस मैदान में कूद करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहते हैं, राजनीति का ये सहज धर्म बन गया आज के युग में। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों दलों में लोग इधर से उधर उधर से इधर आर पार की लड़ाई लड़ने के वाले लोग, एक दूसरे को अप्रिय लगने वाले लोग भी एक दूसरे के प्रिय हो जाते हैं। राजनीति के अवसर ऐसे आते हैं जैसे कि जब भरपूर रूप से बाढ़ आई हुई हो तो एक ही पेड़ पर सांप और नेवले बैठे हुए दिखाई देते हैं। जी गुरुजी, जैसा कि देखा स्पष्टवादिता के बयान गुरुजी सदैव ही देते हैं और अभी भी उन्होंने दिए। गुरुजी, एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी मस्तिष्क में हालांकि इस चीज के लिए समय है, लेकिन मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर आप किन्हें देखना चाहेंगे? आपका क्या विचार है इसके ऊपर? मेरे देखने से कुछ नहीं होता जी, जनता देखती है जी। और मोदी जी के बाद का अभी तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है कि उनके बाद क्या होगा। अभी तो वही आबाद हैं और वो इतने बड़े आबाद हैं कि वो दूसरे को बाद देने ही नहीं चाहते। और ना कुछ जनता जो है, अब
सारा निर्णय मोदी जी पर तो आकर के नहीं टिकता, जी। या केवल एक आदमी पर आकर के तो नहीं टिकता। प्रजातंत्र टिकता है जनता जनार्दन की भावनाओं पर। जनता जनार्दन ने मोदी जी के द्वारा किए हुए कार्यों की अनुशंसा किस मात्रा में की है, ये वोटों की गिनती बताती है कि वो उससे संतुष्टिकरण का भाव प्रकट कर रहे हैं या उससे असंतुष्टिकरण का भाव कर रहे हैं। अगर संतुष्ट होते हैं तो ये फिर रिपीट हो जाते हैं, और अगर संतुष्ट होते हैं तो ये उसी तरीके से बदल दिए जाते हैं जिस तरीके से हम अपने कमरों के पर्दे बदल दिया करते हैं। सरकार का आना और जाना जनता की सिफारिश पर रहता है। जनता को लुभाने के लिए राजनीति कई प्रकार के प्रयत्न करती है। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना का कामकाज चल रहा है, बस लाडली बहना के कामकाज के माध्यम से जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है। अब ये जो जनता को आकर्षित किया जा रहा है, तो जनता कितने % आकर्षित होती है, ये पढ़ने वाले वोटों की गिनती उस बात को की सिद्धि करेगी कि यह नीति जो अभी हाल मध्य प्रदेश में अपनाई गई है, ये कितने % कारगर साबित होगी, और कितने % कारगर होकर के भारतीय जनता पार्टी के शिवराज जी को या भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्तासीन करेगी। तो प्रलोभन राजनीति का अंग है। साम, दान, भेद और दंड में दंड को प्राय ये कहा जाता है कि साम, दान, दंड और भेद जी है। मैं भेद को तीसरे नंबर पर रखता हूँ, दंड को आखिरी नंबर पर रखता हूँ। जी, कि साम की राजनीति चल रही है, लाडली बहनाओं को परोसा जा रहा है कि लो ये लो। क्यों अभी तक लाडली बहना के संदर्भ में किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया? आप लाडली बहना के प्रति प्रेम उमड़ा तो उनको सहायता दी, सहायता देना अच्छी बात है, और ये जो दी जाने वाली सहायता है, इस सहायता से कितने % बढ़ोतरी हमारे वोटों के उस झुंड में होती है, या संख्या में होती है, या गिनती में होती है, ये तो भविष्य बताएगा है। लेकिन फिर भी साम नीति, दान नीति, इन दोनों को लेकर, धन के व्यय को लेकर के जो चलाई गई नीति है, कितने % सफल और सार्थक होती है, ये देखने को मिलेगा। साहब वही यही है कि मेरी पार्टी चला रही है और मैं ये कह रहा हूँ कि क्या स्थिति है। बहुत सारे लोगों को इस बात से बुरा भी लग सकता है, भला भी लग सकता है, लेकिन जब यथार्थ को आप निरूपित करते हैं तो समाज से छल नहीं करना चाहिए। समाज ही वो तत्व है, जनता ही वो तत्व है जो तुम्हें सत्ता पर बिठाता है या सत्ता से खारिज करता है। तो तुम्हारी ये नीति तुम्हें सत्ता पे बैठाती है या सत्ता से खारिज करती है। एक बात तो ये भी सिद्ध होगा कि लाओ 20 प्रदेश की महिलाएं, माताएं, बहनें जो है लोभ के वशीभूत होकर के, लालच के वशीभूत होकर के मतदान करती हैं, या अपनी स्वेच्छा मूलक इच्छा के अनुसार मतदान। जी गुरुजी, जैसा कि कहा जा रहा है कि एक और यहाँ पर 1200 1000 की बात हुई, तो वहां पर 1500 की बात हो गई, फिर यहाँ से 3000 की बात हो गई। तो इस प्रकार के राजनीतिक जो आंकड़े हैं और राजनीतिक प्रलोभन है वो तो चलते ही रहते हैं वोटों के लिए। और जैसा कि आपने बड़ी स्पष्टवादिता से बोला कि लाडली बहनाओं का जो ध्यान आया वो चुनाव के समय ही क्यों आया, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ गुरुजी। और एक और प्रश्न मैं गुरुजी आपसे इसी संदर्भ में पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी बोला जा रहा है कि जन आक्रोश है, एक और जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, तो एक और जन आक्रोश यात्रा निकल रही है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जन आक्रोश को जन आशीर्वाद में बदलने के लिए ही जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। जी। राजनीति सूंघती है, जैसे इत्र की गंध मैं लगाऊं और आपको आती है। जी। तो ठीक इसी तरीके से जन आक्रोश की जो भावना जनजीवन में परिलक्षित होती है, वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक संचरित होती चली जाती है, और जब वो संचरित हो जाती चली जाती है तो उसका नियंत्रण करना, अपने पक्ष में करना, उसके पक्ष में करने के लिए राजनीति के वही 4 खंभे जिनकी अभी अपन ने चर्चा की, साम, दान, दंड और भेद। तो ये दंड और भेद तो अलग ही है, वो बाद की बात होती है, लेकिन अभी तो ये 2 ही तत्वों पर लड़ाई लड़ी जा रही, साम और दान। जी गुरुजी, बिल्कुल। और जैसा कि मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि नक्काशियां सभी महलों की देखते हैं, पर मैं चाहता हूं नींव का पत्थर भी देखा जाए। मालवा में और इन
तो बीजेपी का गढ़ बोला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुजी जैसे लोगों के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की वजह से आज यहाँ पर बीजेपी का और पार्टी का परचम यहाँ पे लहरा रहा है। गुरुजी अब एक बहुत ही अच्छे संदेश के साथ इंटरव्यू दिया, संवाद विद तेज चौबे। गुरुजी आपका सदैव आभारी रहेगा। अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछकर इस इंटरव्यू को विराम देना चाहता हूँ। गुरुजी, संवाद विद तेज चौबे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जन जागरण जो है वो नितांत अपेक्षित है। आदमी के मन में एक ही भावना काम करती है कि जब से पैदा हुए ना हमने एक गरीबी सुख को जाना जी। कितना कठिन पेट का खंदक भरने को 2 दाने पाना, मुट्ठी भर लोगों ने लूट रखा है जग का सभी खजाना। आज व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, आज बदलना हमें जमाना, आज बदलना हमें जमाना। तो युग को, जमाने को बदलने का जो उपक्रम स्थापित किया गया है उसके लिए युवा प्रेरित हो। आप सभी के ये जो दूरदर्शन के को संचालित करने वाले लोग हैं वो उच्च भावनाओं को प्रकाशित करते हुए युवा पीढ़ी को एक नव आवेश दे, एक नव परिधान दें और एक उनके आगे का पथ प्रशस्त करें, ताकि राष्ट्र को ये नहीं हो राजनीति में कुछ लोग अपने अपनों को बढ़ाते हैं, आप लोग किसी प्रतिभावान के दरवाजे पर जाते हैं। राजनीति प्रतिभावानों को नहीं पूछती और साहित्य प्रतिभा की कीमत करता है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से वही 4 कर्म काम करते हैं, साम दान भेद और दंड। तो इन सारे के सारी क्रियाओं को करते समय आदमी जो है अपने अनुरूप, अपने लिए लाभदायक जो है उसे चुन लेता है। इसलिए यही कहा जाता है, सृष्टि के आरंभ से अब तक बहुत कुछ आंख रोई जी, जिंदगी इंसान की एक पल कभी सुख से न सोई। बंध रहे हैं बांध नदियों पर समुंदर हंस रहा है, आज तक भी बंध न पाया आंसुओं का बांध। ऐसी सरकार आए, ऐसे व्यवस्था आए जो आंसुओं की बाढ़ को रोकने के लिए बांध बना सके और बहते हुए आंसू रुक जाएं, तब जाकर के समाज में समाजवाद, शांति, समता, समन्वय, उत्कर्ष, विकास और सबका साथ संभव। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे संवाद विद तेज चौबे विद एडवोकेट तेज प्रताप चौबे के साथ, और आज हमारे साथ थे आदरणीय दादा गुरु सत्यनारायण सत्तन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद।